Hello students, today's worksheet is worksheet number 88 for class 10th, subject English. This worksheet is based on the poem Dust of Snow by Robert Frost. Let's start it. Dust of Snow by Robert Frost is a brief poem that shows how human judgment on certain issues can be misleading. The poet depicts the crow and the hemlock tree as a reason for his changed mood and increased optimism. डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक छोटी सी कविता है जो हमें दिखाती है किस तरीके से कई बार मनुष्य जो जजमेंट करता है, जो निर्णय करता है, कई विषयों पर जो उसकी राय होती है वो कई बार गलत हो सकती है, मिसलीड करने वाली हो सकती है। यहाँ पर पोइट ने दिखाया कि क्रो और हेमलॉक ट्री जो है उसके मूड को बदलने का कारण बनते हैं और उसकी आशावाद को बढ़ाने का कारण बनते हैं। अक्सर ये देखा गया है क्रो को नेगेटिव सिंबल के तौर पर, हेमलॉक ट्री को भी एज पॉइजन ट्री के तौर पर देखा जाता है, तो उसे नेगेटिविटी के सिंबल के तौर पर देखा जा सकता है कि ऐसी चीज़ें कभी पॉजिटिविटी नहीं ला सकती। लेकिन यहाँ पर यही पॉइंट ने दिखाया है कि किस तरीके से जो हम एक जजमेंट बना लेते हैं वो कई बार गलत साबित हो जाता है। और यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ट्री जो कि नेगेटिविटी के सिंबल थे वही पॉजिटिविटी लाने का काम करते हैं पॉइंट की लाइफ के अंदर, और उसके ऑप्टिमिज्म को, उसकी आशावाद को बढ़ाते हैं और उसके मूड को बदलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड द पोएम एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन दैट फॉलो। आइए कविता को पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चंस को के आंसर करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रूड। तो यहाँ पर पॉइंट ने कहा है कि जिस तरीके से एक क्रो ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो जो है गिराई, मतलब द हेमलॉक ट्री के नीचे जो है पोइट बैठा हुआ था और हेमलॉक ट्री के ऊपर जो क्रो था उसने जो है कुछ एक्टिविटी की जिससे पेड़ के ऊपर जो बर्फ़ थी उस बर्फ़ के कुछ धूल के कण जो है, बर्फ़ के कण जो है पोइट के ऊपर आकर गिरे और पोइट जो है एक सैड मूड के अंदर बैठा हुआ था और उससे अचानक उसका मूड चेंज हो गया, क्योंकि उसे लगा कि जब ऐसे मौसम के अंदर जब चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है, सब कुछ इनएक्टिव लग रहा है, ऐसे में भी एक बर्ड जो है वो एक्टिविटी दिखा रहा है, वो सर्वाइवल की कोशिश कर रहा है, तो वो तो आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग है पोइट। तो इससे उसको मोटिवेशन मिला, इंस्पिरेशन मिली। उसने कहा कि क्रो की इस एक्टिविटी ने मेरे मूड को चेंज कर दिया और मेरे दिन को, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, और जो दिन मैंने बर्बाद कर लिया था उसके कुछ हिस्से को उसे रुइंड होने से, बर्बाद होने से बचा लिया। तो ये थी हमारी पोएम। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। वेयर वाज द क्रो सिटिंग? द क्रो वाज सिटिंग ऑन अ बेनियन ट्री और ऑन अ हेमलॉक ट्री। तो आप जानते हैं आंसर क्या होगा। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑन अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री पर बैठा था। व्हाट डिड इट शेक ऑन द पोइट? वो क्या शेक करता है पोइट के ऊपर? क्रो स्मॉल पेबल्स या डस्ट ऑफ स्नो? तो आंसर सेकंड ऑप्शन होगा यहाँ पर भी, डस्ट ऑफ स्नो। व्हाट वाज द पोइट्स मूड इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम? जो पोम स्टार्ट हुई तो क्या मूड था पोइट का? डिप्रेसिव, सॉरोफुल एंड डिजेक्टेड। फर्स्ट ऑप्शन हमें ये दिया गया है, तो हाँ डिप्रेसिव था, दुखी था और उसे डिजेक्टेड लग रहा था, जैसे वो डिजेक्ट कर दिया गया हो उसे। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है डिप्रेसिव, सोरोफुल एंड डिजेक्टेड इज़ द राइट ऑप्शन। रिवाइव्ड, ऑप्टिमिस्टिक एंड रिजुविनेटेड नहीं था, खुशी के मूड में नहीं था, ऑप्टिमिस्टिक नहीं था, एनर्जी से फुल नहीं था, तो ऐसा नहीं था। व्हाट चेंज द पोइट्स मूड? कि किसने पोइट के मूड को बदल के रखा? द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द स्नो शुक बाय द क्रो। येस, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट ऑप्शन होगा। द कॉज एंड कूज ऑफ द क्रो, की क्रो की काका जो थी उसने चेंज किया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द स्नो शुक बाय द क्रो, यही इसका सही आंसर है। विच वर्ड इन द पोम डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू र्यूड? अब देखिए कौन सा वर्ड जो है र्यूड वर्ड को कॉरस्पॉन्ड नहीं करता है। तो र्यूड वर्ड जो है रूइंड वर्ड के तौर पर लिया गया है। तो यहाँ पर लिमेंट, देखिए लिमेंट होता है पछतावा करना, रिपेंट भी वही होगा, लिमेंट होता है विलाप करना, रिपेंट होता है पछताना, बिमोन भी वही होगा, सेम मीनिंग होगा कि विलाप करना। रिजुविनेट जो है इसका अपोजिट है बिल्कुल, रिजुविनेट फुल ऑफ एनर्जी होना, पॉजिटिव होना। तो यहाँ पर रोइड का उल्टा, फिर से क्रियाशील बनाना किसी चीज़ को, तो रिजुविनेट जो है ये ऑप्शन जो है इसका सही होगा। तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर होगा। ये बाकी के जो है तीनों मीनिंग सेम है, जो रोइड के सिनोनिम हैं, और ये इसका कॉरस्पॉन्ड नहीं करता है जो वर्ड, वो है रिजुविनेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोम। देखिए राइम स्कीम आपको देखनी है तो आपको हमेशा लास्ट वर्ड देखना पड़ता है कि वो राइम कर रहा है या नहीं आपस में। तो देखिए यहाँ पर क्रो दिया गया है, क्रो को हम ए देंगे। मी राइम नहीं कर रहा है क्रो से तो ये बी हो जाएगा। स्नो और क्रो राइम कर रहे हैं, अगेन ए हो जाएगा। मी और ट्री कर रहे हैं तो ये बी हो जाएगा। अब हार्ट जो है हमारा अलग है बिल्कुल, इसको हम सी देंगे। मूड को डी देंगे। हार्ट और पार्ट राइम कर रहे हैं तो सी हो जाएगा, और मूड और रूट कर रहे हैं तो डी हो जाएगा। तो राइम स्कीम होगी ए बी सी डी। तो ये ऑप्शन हमें दिया गया है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो ये इसका सही आंसर होगा। हाउ वॉज द पोइट्स डे सेव्ड। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया, पोइट का दिन कैसे बच गया। अब कैसे बच गया था, द क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट एंड द पोइट केम आउट ऑफ हिज थॉटफुल मूड एंड ही बिकेम एक्टिव अगेन। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा इसका। हाउ वॉज द पोइट स्टे सेव्ड। द पोइट वॉज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री इन सैड मूड एज द क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट ही गॉट मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड टू स्ट्रगल विद डिफिकल्टीज एंड सेव्ड हिज डे फ्रॉम बींग रूइंड। तो देखिए पोइट जो है हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था, उदास मूड में था, और जैसे ही क्रो ने उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो जो है गिराई तो पोइट जो है एकदम मोटिवेटेड हो गया और उसको प्रेरणा मिली कि उसे भी स्ट्रगल करना चाहिए, जो भी मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, और उसने इस तरीके से अपने पूरे दिन को रूइंड होने से बचा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर जी हमने किया अभी। क्वेश्चन नंबर एच पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर एच जो दिया गया है वो है स्टेट एनी टू वर्सेस ऑफ डिपिक्टिंग द फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन। अब देखिए टू वर्सेस हमें बतानी है यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन दिखाती हैं। तो अगर हम पूरी पोम का नाम ले तो एक तो हम जो कर ही रहे हैं वही है जिसमें एलिट्रेशन यूज़ किया गया है, डस्ट ऑफ स्नो, और दूसरी वर्स हमारी हो जाएगी फायर एंड आइस। दोनों ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स हैं, दोनों के अंदर ही एलिट्रेशन यूज़ किया गया है, दोनों के अंदर ही एलिट्रेशन को यूज़ किया गया है। तो ये देखिए डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। आप देखिए डस्ट एंड स्नो में कहाँ एलिट्रेशन क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड को एलिट्रेशन कहा जाता है कि बार बार कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं हैज़ गिवन माई हार्ट, तो हैज़ और हार्ट अगेन सेव सम पार्ट, सेव सम, एस का रेपिटेशन हो रहा है, यहाँ एच का रेपिटेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा एलिट्रेशन। इन द सेम वे जो आपकी पोएम है फायर एंड आइस, उसके अंदर भी बार बार एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से में एलिट्रेशन है, वर्ल्ड विल में एलिट्रेशन है, सम से अगेन फिर यूज़ किया गया है द वर्ल्ड विल एड इन आइस। तो इस तरीके से टू वर्सेस के नेम पूछे गए हैं तो हम इन दोनों टू वर्सेस के नेम लिखेंगे। अगर टू एग्जाम्पल्स बताए जाएँ सेम पोएम से तो यहाँ पर आप दे सकते हैं हैज़ गिवन माई हार्ट के अंदर एलिट्रेशन है इस लाइन में, एंड सेव सम पार्ट के अंदर भी एलिट्रेशन है। तो आप इसको जो है बता सकते हैं कि इस लाइन में एलिट्रेशन यूज़ हुआ है और यहाँ पर इस लाइन में एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, सेव सम पार्ट के अंदर एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से आप अपना एलिट्रेशन दिखा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एच हो गया है आपका। एच के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं कौन कौन सी पोएम के अंदर यूज़ हुआ है। तो ये हो गई हमारी फायर एंड आइस के अंदर एलिट्रेशन यूज़ हुआ है सम से के अंदर, और यहाँ पर हमारा डस्ट ऑफ स्नो के अंदर भी एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। व्हाट इज़ द अंडरलाइंग मैसेज फॉर अस इन आर हेक्टिक लाइफ विद रेफरेंस टू द पोएम। देखिए क्या मैसेज दिया गया है पोएम के अंदर, हमारी हेक्टिक लाइफ जो बिजी लाइफ है पोएम के अकॉर्डिंग क्या मैसेज है उसमें मैसेज दिया गया है वी शुड नॉट गेट डिप्रेस्ड ड्यू टू डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ एंड कीप स्ट्रगलिंग ऑलवेज, वी शुड ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। कि हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए, जब भी हमारी लाइफ में अगर कोई मुसीबत कोई मुश्किलें आती हैं तो हमें स्ट्रगल करते रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए, और हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो पोइट्री का ये मैसेज जो है पोएम का यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से आप इस मैसेज को कर सकते हैं कि ये मैसेज है पोएम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट हाउ डज अ सिंपल मोमेंट प्रूव टू बी वेरी सिग्निफिकेंट एंड सेव्स द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोइट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड। देखिए किस तरह से एक साधारण से मोमेंट ने जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ और उसने पोइट का पूरा दिन खराब होने से बचा लिया, पूरा जीवन ही बचा लिया। तो कमेंट करें इस पर ऑन द बेसिस ऑफ पोएम।
तो आंसर होगा द पोइट वॉज सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री के नीचे पोइट बैठा था। ही वॉज वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड, वो बहुत उदास था और डिप्रेशन में था। बट हिज मूड चेंज्ड व्हेन द क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, लेकिन उसका मूड चेंज हुआ जब क्रो ने उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई। ही थॉट दैट इफ अ बर्ड कैन स्ट्रगल इन सच अ बैड वेदर फॉर हिज सर्वाइवल, देन ही शुड ऑल्सो नॉट लूज हार्ट एंड स्ट्रगल हार्ड इन डिफिकल्ट टाइम्स एंड फेस ऑल चैलेंजेस विद ब्रेवरी। तो उसने सोचा कि जब एक पक्षी स्ट्रगल कर सकता है इतने ख़राब मौसम में अपने को जीवित रखने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, तो उसको तो वो तो एक इंसान है, उसे भी जो है आशा नहीं खोनी चाहिए, उसको हार्ट लूज़ नहीं करना चाहिए, उसे भी स्ट्रगल करना चाहिए, डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर से संघर्ष करना चाहिए और सभी चुनौतियों का सामना ब्रेवरी से करना चाहिए। दस वी सी दैट अ सिंपल एक्ट ऑफ बर्ड चेंज द लाइफ ऑफ अ पोइट एंड ही केम आउट ऑफ डिप्रेशन एंड बिकेम पॉजिटिव। इस तरीके से हमने देखा कि इस तरीके से एक साधारण सा जो एक्ट था, एक सिंपल सा एक्ट था एक बर्ड का, जिसने पोइट की लाइफ को चेंज कर दिया और उसे डिप्रेशन से बाहर निकाला और उसे पॉजिटिव बनाया, सकारात्मक दृष्टिकोण उसे दिया। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वर्कशीट। थैंक यू। स्टे सेफ।